नमस्कार दोस्तों, आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इट इज अबाउट द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का एक सेट है जो दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस को आपस में जोड़ता है। इससे पहले कि हम इसकी बात करें, कुछ हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पॉस्टुलेट्स हैं, दो एजम्पशंस हैं। फर्स्ट है द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं वो सेम रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं इन ऑल इनिशियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। जब हम इनिशियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस की बात करते हैं, इसका मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, मींस वो फ्रेम जो है दैट इज एट रेस्ट, या फिर वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो इस तरह की जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसमें जो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं वो सेम रहते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसके हिसाब से नो एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और ना ही एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट रेस्ट और वेलोसिटी दोनों टर्म्स जो है वो मिसनॉमर्स हैं। मींस रेस्ट एंड मोशन दे आर द रिलेटिव टर्म्स। उसके बाद हमने कहा था कि ईथर, तो कोई ईथर नाम से कोई भी चीज जो है स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पेस इज फिल्ड विथ नथिंग। मतलब स्पेस में कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसमें लाइट चलती हो। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ईच फ्रेम ऑफ रेफरेंस has its own टाइम। हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टाइम जो है वो अपना होगा, कोई एब्सोल्यूट टाइम जो है वो नहीं होगा। तो फर्स्ट चीज, जो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं वो हर किसी फ्रेम ऑफ इनिशियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में सेम रहते हैं। और इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हुआ जिसमें वेलोसिटी जीरो है या यूनिफॉर्म है। हम कह सकते हैं कि कोई एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट रेस्ट की बात नहीं है, कोई ईथर नहीं है, और हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपना टाइम हुआ, मींस टाइम इज आल्सो नॉट एब्सोल्यूट। या इसको एक लाइन में कंक्लूड करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट, कि एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। और यही एक बेसिक एजम्पशन है जो क्लासिकल थ्योरी को रिलेटिविटी से डिफरेंशिएट करती है। क्लासिकल थ्योरी में हम ये कहते हैं कि स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट। नाउ इसका जो दूसरा पॉस्टुलेट है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। कहने का मतलब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लेते हैं c, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसके ऊपर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, क्या वो दोनों पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। जैसे यहां एग्जांपल में आप देख सकते हैं, दिस इज द सोर्स, और यहां पे सोर्स क्या है, इस तरफ मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। यहां पे जो सोर्स है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहां पे जो दोनों हैं बोथ आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, मगर इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इट रिमेन्स फिक्स्ड और कांस्टेंट। तो ये दो पॉस्टुलेट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। और ये जो मैंने दोनों पॉस्टुलेट्स डिस्कस किए कि स्पेस एंड टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, इन्हीं दो एजम्पशंस को लेकर के हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जिनको हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में हम ये मानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक एस है, ये स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
और ये दूसरी वाली फ्रेम है एस डैश, इट इज मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मूव कर रही है, इट इज मूविंग पैरेलल टू द वाई एंड जेड एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस की तरफ, आगे की तरफ जो है वो जा रही है, तो वाई और जेड वाले कोऑर्डिनेट जो है वो ऑटोमेटिकली सेम रहेंगे, वाई और जेड में की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम y डैश इक्वल टू जेड डैश, y और z डैश इक्वल टू z, ये तो सेम है। यदि हम x वाले की बात करें, सपोज करो ये हम कोई पॉइंट लेते हैं P, यदि इस P पॉइंट का इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम देखें तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इट इज x डैश, और वहीं दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो हम यहां से डिस्टेंस लेंगे और इसके हिसाब से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो x है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इसका डिस्टेंस x है, दूसरे के हिसाब से x डैश है। ये जो रेड वाली मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी b, तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है d, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू b इंटू टी। तो यहां से देखें तो जो x यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये हो जाएगा x, और इट इज इक्वल टू यहां पे bt है और ये x डैश, तो ये हो गया x डैश प्लस b इंटू टी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x डैश इट इज इक्वल टू x माइनस b इंटू टी। तो ये जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, जिसमें y डैश y के बराबर होता है और z डैश जो है वो z के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड एज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारे पास दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x y z हैं और दूसरे में जो है इट इज x डैश y डैश z डैश। तो वो इक्वेशंस या वो फॉर्मूला जिसमें यदि हमें एक की वैल्यू मालूम हो तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सके, मतलब दूसरे में उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मगर जो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहां पे ली है, यहां पर ये मानते हैं कि जो स्पेस एंड टाइम वो दोनों बातें जो है वो एब्सोल्यूट हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डिस्कस करते हैं। और यहां से हमारे पास ये इक्वेशन आती है और ये इक्वेशन ये शो करती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में जो है वो सेम रहती है। डिस्प्लेसमेंट चाहे आप एक रेफरेंस में देखें चाहे दूसरे में देखें वो सेम रहती है। जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है और जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम रहती है, इससे जो फोर्स है वो भी सेम रहती है। ये कंक्लूजन है जो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं। मगर अब हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम ये कहते हैं कि स्पेस एंड टाइम दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे डिपेंड ऑन ईच अदर, और इसमें चेंज होता है, इंटरडिपेंडेंसी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के और दूसरा जो मैंने कहा था वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन दो कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इक्वेशंस जो है वो ड्राइव करेंगे, एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में, जिनको हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो कहते हैं। तो अब हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बेसिक प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक ब्लू लाइन से है दिस इज द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक जो रेड लाइन से है इट इज मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मगर शुरू में दोनों एक ही जगह पे थे और दोनों की जो क्लॉक्स थी उनको हमने जो वो सिंक्रोनाइज किया था, मतलब दोनों का टाइम जो था शुरू में मैच कर दिया, जीरो मैच कर दिया। और ये एक पॉइंट लेते हैं P पॉइंट, यहां पर कोई फ्लैश ऑफ लाइट, कोई इवेंट हुई, एक लाइट की फ्लैश हुई, लाइट की फ्लैश निकली, उस लाइट को दो लोग ऑब्जर्व करेंगे। एक ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो यहीं पर रहेगा, और दूसरे वाला जो ऑब्जर्वर है ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, रेड वाली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। जैसे ही यहां पे फ्लैश होगा वैसे ही ये रेड वाली फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वो ऑब्जर्वर जो इसके अंदर बैठा हुआ है ये आगे की तरफ जो मूव करना शुरू कर देगा विद वेलोसिटी b, और वो भी इसी पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा। कहने का मतलब
पी पॉइंट के ऊपर जो फ्लैश हुई लाइट की, उसको दो लोग ऑब्जर्व करेंगे, एक यहां पे जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है, दूसरा यहां से जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है। मगर जैसे ही फ्लैश होगी ये चलना शुरू कर देगा। तो अब बात इतनी है कि जो एक ने ऑब्जर्व किया और जो दूसरे ने ऑब्जर्व किया, क्या वो दोनों सेम हैं या उसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस है तो हम इक्वेशंस बनाएंगे ताकि एक की जानकारी हमें मालूम हो तो दूसरे की जो जानकारी है क्या होगी वो मैथमेटिकली जो है वो निकाली जा सके। तो वो जो इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशंस को हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। अब सेकंड केस में आइए कि मान लो जैसे फ्लैश हुआ, उसके बाद इस फ्रेम ने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया और कुछ टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी के बाद हमने देखा तो जो ऑब्जर्वर यहां पे था, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर था, उसके मुताबिक इस फ्लैश ऑफ लाइट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे एक्स वाई जेड टी। अब हमने टी भी ले लिया है क्योंकि हम ये माने हैं कि जो टाइम है और जो स्पेस है दे आर इंटररिलेटेड, तो टी कोऑर्डिनेट भी ले लिया। और इसी पॉइंट की फ्लैश को दूसरा ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करेगा, उसके हिसाब से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी होंगे। मगर एक चीज हम ये मान रहे हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये आगे की तरफ चल रही है, इट इज मूविंग ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एंड जेड एक्सिस। तो जो वाई और जेड एक्सिस है वो सेम रहेंगे, सिर्फ एक्स और टाइम में ही चेंज होगा। अब यहां से इस पोजीशन वेक्टर को यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आर, और आर क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि लाइट है तो लाइट की वेलोसिटी सी और हम टी टाइम के बाद नोट कर रहे हैं इसलिए इसको लिख दिया टी। और यहां पे आर डैश जो दूसरा ऑब्जर्वर है उसके मुताबिक इसका डिस्टेंस आर डैश है, तो वेलोसिटी सी इंटू टाइम जो है इसके हिसाब से टाइम टी डैश है। टाइम एक ही है मगर एक की ऑब्जर्वेशन अलग है, उसके हिसाब से टाइम टी हुआ, दूसरे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से टाइम टी डैश हुआ। मगर शुरू में हमने दोनों घड़ियों को इकट्ठा कर लिया था, सिंक्रोनाइज कर लिया था। जब ये इवेंट शुरू हुआ था उसमें दोनों का टाइम जो था 0 था। तो हम इन दोनों के लिए इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। पहले हम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी बात करें। मैंने ये लिखा है कि आर इट इज इक्वल टू सी वेलोसिटी इनटू टाइम। यदि मैं स्क्वायर कर लूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। आर पोजिशन कोऑर्डिनेट है, कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको मैं इस तरफ ले आया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली जो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमने किया था स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के हिसाब से। अब जो दूसरी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश एस प्राइम, उसके हिसाब से बात करें तो ये इक्वेशन जो है वो सेम ऐसे बनेगी, एक्स की जगह हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर, वाई की जगह वाई डैश स्क्वायर, जेड की जगह जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने कहा था मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, इट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। सिर्फ ये एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो मूव कर रही है, तो वाई और जेड वाले कंपोनेंट जो है वो सेम रहेंगे। जब ये सेम रहेंगे इट मींस वाई डैश विल बी इक्वल टू वाई और जो हमारा जेड डैश हो जाएगा दिस जेड डैश इट विल बी इक्वल टू जेड। तो इन दोनों बातों को यदि हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश की जगह वाई स्क्वायर, जेड डैश की जगह जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो बेसिकली अब हम चाहते क्या हैं कि वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 3, इनको हमने सॉल्व करना है। मगर दो कंपोनेंट y वाले तो सेम हो गए हैं और जो दो है वो बचते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहां पे जो फंक्शंस हैं वो 4 फंक्शंस हमारे पास बचते हैं, एक रह गया x,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग x डैश, एक रह गया t और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो t डैश। मगर दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंट हैं, तो हम ये कहते आ रहे हैं कि जो स्पेस एंड टाइम है दे आर होमोजीनियस। तो जो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसका मतलब कि जो स्पेस और टाइम आपस में जुड़ेंगे वो किसी लीनियर इक्वेशन से जुड़ेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज x डैश इट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी। तो x डैश जो है वो x और t के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से जो टाइम t डैश है इट डिपेंड्स अपॉन सपोज कोई कांस्टेंट mx प्लस एन टी। ये हमने एक दूसरी इक्वेशन जो है वो लिख ली। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना है। शुरू में जब टाइम t की बात करें, एट टाइम t, जब टाइम t होगा उस समय जो कोऑर्डिनेट x की वैल्यू है वो vt होगी, x इज इक्वल टू vt, और जो x डैश होगा इट इज इक्वल टू 0। हम यहां इस फ्रेम से देखें, जब टाइम t होगा तो हम इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कहां से निकालेंगे, यहां से। तो ये डिस्टेंस क्योंकि फ्रेम b से मूव कर रही है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, b इंटू टी। और यहां पर क्योंकि ये उसी जगह पे है इसलिए x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब टाइम t होगा उस समय x की वैल्यू bt होगी और x डैश की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसको यदि हम पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 जो है यहां से आ जाएगा x डैश की वैल्यू 0 है, इट इज इक्वल टू जो ax, तो a हो गया, x की वैल्यू हमने पुट कर दी, इट इज v इंटू टी प्लस बी टी। ये हो जाएगा माइनस ए बी टी, इट इज इक्वल टू बी टी, यहां के t के साथ t कैंसल, और b की वैल्यू यदि हम निकालें देन इट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वी। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट b की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमारे पास 4 कांस्टेंट हैं मगर इक्वेशंस 2 हैं तो हम चारों को नहीं निकाल सकते, इसलिए कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो एक b की वैल्यू a की फॉर्म में हमने निकाल दी। मान लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी जो कंडीशंस है इसको यदि हम अप्लाई करें दूसरी वाली पे, दोनों 4th और 5th में यदि हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 दोनों में जब हम x 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां से आएगा x डैश इट इज इक्वल टू v इंटू टी, क्योंकि ये 4th में 0 हो जाएगा। उसी तरह से t डैश इट विल बी इक्वल टू n इंटू टी। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x डैश अपॉन t डैश इट इज इक्वल टू v t अपॉन एन टी, ये t के साथ t कैंसिल हो गया, और यहां पर x डैश अपॉन t डैश जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आगे की तरफ जा रही है, मगर वहां से जब हम वेलोसिटी देखेंगे दूसरी स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो ये क्या आएगी, माइनस बी। तो इट इज इक्वल टू माइनस बी, और यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि जो v की वैल्यू है इट इज इक्वल टू माइनस n इंटू वी। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, b इज इक्वल टू माइनस n इंटू बी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन 6 और 7, ये दोनों बेसिकली वैल्यूज एक ही चीज की हैं, वो वैल्यू है b की। तो इनको यदि हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, तो 7 और 6 इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये होगा माइनस ए बी जो यहां से लिया, और b इज इक्वल टू माइनस एन बी, इसको हमने यहां से लिया माइनस एन बी, तो माइनस माइनस कैंसल, b के साथ b कैंसल, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आई a इक्वल टू n। इसका मतलब a जो है वो n के बराबर है। हम इस इक्वेशंस को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में, ये जो 4 एंड 5 है इसमें इसको पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 4 एंड 5। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है उस इक्वेशन में ये हो जाएगा x डैश इट इज इक्वल टू ax, और साथ में bt था, तो यहां पे जो b की वैल्यू है वो पुट करेंगे, ये हमारे पास
इक्वेशन है ax प्लस बी टी, और b की वैल्यू जो है वो क्या है माइनस एन बी। तो ये हम यहां पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ax माइनस एन वी इंटू टी। और यहां से ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, इस इक्वेशन से हम अभी प्रूफ कर चुके हैं कि n जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर। तो ये हो जाएगा ax माइनस ए वी टी, और a यदि कॉमन ले लिया जाए देन x माइनस वी टी। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आई x डैश इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वी टी। और उसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन थी फिफ्थ, उसमें t डैश इट इज इक्वल टू एम एक्स था, और साथ में एन टी था, तो एन ए के बराबर हो गया। तो यहां पे हम a पुट कर सकते हैं एम एक्स प्लस ए इंटू टी। और सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमारे पास दो ही कांस्टेंट है, एक a और एक m। तो दोनों को जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x डैश एंड t डैश इन इक्वेशन 3। तो x डैश एंड t डैश की वैल्यूज को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। तो जो इक्वेशन नंबर 3 हमने लिखी थी वो थी x डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x डैश की वैल्यू ये है, यहां पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर x माइनस बी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और टी डैश की जगह एम एक्स प्लस ए टी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करें, इट इज ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां पे इट इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2m_axt इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा यदि हम रीअरेंज करें, रीअरेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर अलग कर लिए, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक ये है, ए स्क्वायर आएगा यहां से ए स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, तो यहां से हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। फिर दूसरी टर्म वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और उसके बाद माइनस टी स्क्वायर वाली टर्म। तो माइनस टी स्क्वायर वाली टर्म एक ये है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस के साथ, और एक टर्म ये है ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के साथ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके अलावा जो बच गया उसको हम अलग लिख लेते हैं, इट इज माइनस 2axt, और यहां पे रहेगा ए बी प्लस एम सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब ये जो भी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1 इक्वेशन के साथ यदि आप इसको कंपेयर करें, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो लिख लेता हूं, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 थी। कंपेयर करेंगे तो यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ टर्म है, यहां कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर की जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो सेम है, यहां माइनस टी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर। और कोई टर्म नहीं है, तो ये वाली जो टर्म रही है इट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस एम सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन मान लेते हैं, दिस इक्वेशन नंबर 10, दिस इज 11 और दिस इज 12। अब हम इन इक्वेशंस को जो है वो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और यहां से कोई सॉल्यूशन निकालने की जो है वो कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो 11th इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 11 है, यहां से देखो ये हमारे पास है a² c² माइनस a² v² इट इज इक्वल टू c²।
यहां से वी कैन टेक ए स्क्वायर एज कॉमन, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और यदि हम सी स्क्वायर भी कॉमन ले लें देन सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहां से यदि रूट हटा लें देन ए इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये ए की वैल्यू है जो हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। अब उसी तरीके से जो 12th इक्वेशन है इसको हम देखें। 12th इक्वेशन है ए बी प्लस एम सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा ए बी इट इज इक्वल टू माइनस एम सी स्क्वायर और m इट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर दें तो ये आ जाएगा m इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर और a की वैल्यू थी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास m की। तो दो कांस्टेंट थे हमारे पास, एक a और एक m, दोनों की वैल्यूज हमने जो है वो निकाल ली। नाउ ये जो दो इक्वेशंस आई हैं पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 8 एंड 9। तो इक्वेशन नंबर यदि हम 8 एंड 9 की बात करें, इक्वेशंस 8 एंड 9, तो यहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस थी। एक इक्वेशन ये थी x डैश इट इज इक्वल टू a x माइनस बी टी। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू हमने निकाल ली है, उस वैल्यू को हम यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा x डैश इट इज इक्वल टू x माइनस बी टी। a की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और दूसरी हमारे पास t डैश की वैल्यू थी एम एक्स प्लस ए टी। तो हमने m की वैल्यू निकाली है माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और a की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, तो इसको हम रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं टी डैश इट इज इक्वल टू टी माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन जो है वो इकट्ठी होकर के आई, कंबाइंड होकर के आई। इनको हम ऐसे कह सकते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी कि x डैश इट इज इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो y डैश y के बराबर था, पहले बात हुई है, z डैश z के ही बराबर है। और t डैश हमने ये निकाला इट इज इक्वल टू t माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो फाइनली ये जो इक्वेशंस आई हैं इन इक्वेशंस को हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो है वो कहते हैं। तो यहां से क्या है, यदि आपको x y z t की वैल्यू जो है वो मालूम है तो आप x डैश y डैश z डैश t डैश की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक एडवांटेज है कि यदि ये वैल्यूज हमें मालूम हो तो दूसरे कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को निकाला जा सकता है। अब देखिए इसमें इस चीज को जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और डिस्कस करें। हमारे पास ये आ रहा था कि x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y dash equal to y, z dash equal to z and t dash it is equal to t minus b upon c square into x upon under root 1 minus b square upon c square। और इनको हम जो है वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। कई बार हम इनवर्स, यदि x y z की वैल्यूज मालूम है तो यहां पुट करेंगे, डैश वाली वैल्यूज आ जाएंगी। मगर यदि इनवर्स वैल्यूज हमें चाहिए, x y z की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डैश वाले की जगह x लिख देंगे और माइनस की जगह प्लस। x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y डैश y इज इक्वल टू y डैश
and z is equal to z dash and t, it is equal to t dash plus b upon c square x dash upon 1 minus b square upon c square। तो ये चेंज करके जो इक्वेशंस आई हैं इनको हम इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कह सकते हैं। मींस x जो है उसको x डैश से रिप्लेस कर दिया, मगर जो वेलोसिटी है उसको माइनस b से रिप्लेस करेंगे तो ये इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी। ये जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं दे आर ओनली वैलिड whenever the velocity of whenever the frame of reference is moving with a very high velocity। यदि हम यहां बात करें कि सपोज करो जो b वेलोसिटी है इट इज वेरी लेस देन c, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रही है वो लाइट ऑफ वेलोसिटी से बड़ी कम है, तो उस केस में जो v बाय c होगा इट अप्रोचेस टू 0। जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में यदि b बाय c की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इट इज इक्वल टू, ये पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू t। तो हम ये देख रहे हैं कि जब वेलोसिटी कम होती है तो उस समय जो ये इक्वेशंस आती हैं ये वही इक्वेशंस हैं जो लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था जिनको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो है वो कहते हैं। इसका मतलब जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं दे कैन बी रिड्यूस टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इफ द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मूव्स विद अ very small velocity in comparison with the velocity of light। तो बेसिकली जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वहां पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं और जो रिलेटिविटी है वहां पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं, और ये दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो मूविंग और स्टेशनरी हैं उनको जोड़ने वाली इक्वेशंस होती हैं। और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट मालूम है तो दूसरे में जो है वो निकाले जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ठीक से प्रैक्टिस करें। यदि आपको मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।